नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे समास की। जैसा कि आपको पता है कि समास के टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो जिस लेवल का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो, वनडे एग्ज़ाम हो, हर जगह समास आपसे पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी विषय का हो या संस्कृत विषय का हो। तो आइए शुरू करते हैं। समास समास कहते किसे? मैं आपको बता दूं, तत्र समसनम समासः, अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना ही समास कहलाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि समास की परिभाषा बताइए, इसलिए मैंने समास के बारे में आपको लिखित नोट्स में उपलब्ध नहीं कराया। आप सबको पता है कि जहाँ पर पद जुड़ते हैं वो समास कहलाता है, और जहाँ पर वर्णों का मेल होता है वो संधि कहलाती है। याद रखिएगा, संस्कृत में अगर समास की बात की जाए तो संस्कृत में समास को 5 भागों में वितरित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। केवल समास, किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहा जाता है। यही समास का प्रथम भेद है। जैसे भूतपूर्वः, आगे आने वाला, सह सुपः समास सूत्र से बना है। अतः समास तो है, परंतु किसी विशिष्ट समास के अधिकार या क्षेत्र में आने से केवल समास कहलाता है। दूसरा समास अव्ययी भाव समास है। इसमें प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। या आप सीधे ये जान लीजिए कि जहाँ आपको उपसर्ग पहले दिखे तो आप वहाँ सीधे अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। जैसे अधिहर, उपग्रामम, सुधान्यम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्राम, इतिहरम, अनुरामम, प्रतिदिनम, अनुरूपम, यथाशक्तिम, सहिरिम, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सछत्रम, सतरणम, सबालकंडम। अव्ययी भाव समास के कुछ विलक्षण प्रयोग भी हैं। जैसे अपविष्णु, बहिर्बनात्, आमुक्ते, अबालात्, अग्निम प्रति। अव्ययी भाव समास में समास होने के कुछ परिवर्तन भी हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे उपगंगम, गंगा के समीप, उपगुह, गौ समीपम, उपराज्यम, राज्ञः समीपम, उपजरस्य, जरस्य, वृद्धा के समीप, मतलब जर माने वृद्धा, वृद्धा के समीप, उपचर्मः, चर्मणम समीपम, उपसर्तम, सरितम समीपम। मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं, अव्ययी भाव समास की जो आप महत्वपूर्ण उदाहरण देख रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे आप पंचगंगम, तो पंचगंगम और द्वियमुनम, इसमें आप द्विगु समास कभी ना मारिएगा कि आप सोचिए कि संख्या लगी है पंच गंगम द्वियमुनम, तो पंच और द्वि, इस द्विगु समास ना मारिएगा, क्योंकि एक सूत्र होता है नधिस भिश्च सूत्र, जो कि पंचगंगम और द्वियमुनम को अव्ययी भाव समास की श्रेणी में डाल देता है। अब आप सोचेंगे कि नदी भिष्ट सूत्र क्या कहता है, तो नदी भिष्ट सूत्र ये कहता है कि जब कोई संख्यावाची पद लगा हो और उसके बाद कोई विशिष्ट नदी या प्रसिद्ध नदी का नाम आ जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। और गंगा एक प्रसिद्ध नदी है, यमुना एक प्रसिद्ध नदी है, इसलिए पंचगंगम और द्वियमुनम में अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा पंचगंगम में कौन सा समास है, आधे से ज़्यादा बच्चे सीधे द्विगु समास मार देंगे, जो कि गलत है। आप लोग याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास में आपको पता है उत्तर पद जो इसमें प्रधान हो वही तत्पुरुष होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, गजारूढ़ः, दुःखातीतः, मुहूर्त सुखम, कृष्णहरितः, नरकपतितः, धनहीनः, गुरुसदृशः, नखभिन्नः। नखभिन्नः बहुत पूछा जाता है। तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है नखभिन्नः, नखैः भिन्नः। याद रखिएगा, बाणहतः, बाणैहतः, बुद्धिरहितः, मासपूर्वः, आचारणेन कुशलः। चतुर्थी तत्पुरुष में आप देख रहे हैं कि यूपदारु, यूपदारु लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो ये यूपदारु है, आप पूछेंगे कि यूप क्या है, तो यूप जो है वो यज्ञ की लकड़ी के लिए कहा गया है। यूपाय दारु, याद रखिएगा, भूतबली, भूतेभ्या बलि, गोहितम, गोरक्षितम, धन कामना, रक्षा पुरुषा, सुखार्यम, गुरुदक्षिणम, चौरात भयम, बंधन मुक्तम। ये आप जितने उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आने वाले परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे। तो आप इस नोट्स को एक बार जरूर बारीकी से देखिएगा। इसी क्रम में चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास में आपको पता ही है, इसमें विशेषण और विशेष का खेल होता है।
जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। इसके विग्रह करने में विशेष की विभक्ति वचन तथा लिंग के अनुसार तत् इदम एतत् लगाए जाते हैं। इसके ना लगने पर भी काम चल जाता है। जैसे मधुर फलम, फल कैसा है? मधुर है, विशेषता बताई जा रही है। श्रेष्ठ पुरुषः, पुरुष कैसा है? श्रेष्ठ है। नीलोत्पलम, मतलब अब आप पूछेंगे कि उत्पल, उत्पल कहा गया है कमल को, और नीला है कमल। नीलोत्पलम मतलब कमल कैसा है? नीला है। सर्वरात्रः, कुग्रामः, ये आप जो देख रहे हैं ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय के भेद भी हैं, जैसे उपपद विशेषण कर्मधारय। पीता चौसो कृष्णः श्वेता सो चाराचरम, चाराचरम बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। आप लोग याद रखिएगा कि जो चाराचरम है मैं बता दूं कि परीक्षा में इतना पूछा जाता है क्वेश्चन की क्या बताएं, तो चाराचरम आप लोग याद रखिएगा। चरम चा, अचरम चा, चाराचरम। परीक्षा पयोधि, पयोधि इव सागरः, विद्याधनम शोकाग्नि, ये सभी उदाहरण आप जो देख रहे हैं ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसी क्रम में चलेंगे द्विगु समास में। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रैलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। इस समास के भी तीन भेद हैं, समाहार दिगु, तद्वितार्थ दिगु, उत्तर पद दिगु। समाहार दिगु में जब दिगु समास का अर्थ समूह में आता है, जहाँ समाहार मतलब समूह, जहाँ समूह दिखे समझ जाइए समाहार दिगु। जैसे पंचपात्र, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंचगवम, ये पंचगवम है तो पंचानाम गवानाम समाहारा, जहाँ 5 गायों का समूह दिखे पंचगवम। सप्तसती, सप्तानाम सतीनाम समाहारा। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायों समाहारा, पाणिनि की पुस्तक। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारा। तो ऐसे आप याद रखिएगा। तद्वितार्थ द्विगु में उसे कहते हैं जो तद्धित से युक्त होता है, जिसमें संख्या और दिशा दोनों ही पूर्व पद में आ जाए। जैसे पंचगुः, पंचभी गोभी क्रीतः, पंचकपालः, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडासः, पौरुषालः, पूर्वस्य शालायां भवः, द्वयंगुलम, द्वि अंगुलस्य प्रमाणस्य यस्य सः द्वयंगुलम। अभी अभी आप किसी बच्चे के या किसी आदमी देखते होंगे कि उसकी एक अंगुली के ऊपर एक उंगली और निकल आती है तो उसे द्विअंगुलम कहते हैं, और वो भी तद्वितार्थ द्विगु समास का उदाहरण है। उत्तर पद द्विगु समास में, जब द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान रहता है तब उत्तर पद द्विगु होता है। जैसे द्विपुरुषम श्रुतम, द्वाभ्याम पुरुषाभ्यम श्रुतम, 2 पुरुषों से सुना हुआ। त्रिमास जातः, त्रयाणाम मासानां जातः, चतुर्हस्त प्रमाणः, चत्वारहस्तः प्रमाणम यस्य सः। इसी तरह बहुब्रीहि समास है, जिस समास में प्रायः अन्य पद का अर्थ हो, मतलब दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि किसी तीसरे पद का बोध होता हो तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के कई भेद हैं, जैसे समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार बहुब्रीहि। केवल आप उदाहरण याद रखिए, परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देगा और पूछ लेगा ये किस समास का उदाहरण है, तो आप याद रखिएगा। प्राप्त धनः, प्राप्तम धनम यस्य सः, लब्ध कीर्ति, दत्त राजा, गृहीत जलः, यशोधनः, यशोधनः, यशा एव धनम यस्य सः यशोधनः। यशोधनः बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, आप लोग याद रखिएगा। यशोधनः से एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बता दूं जो बहुत पूछा जाता है, जैसे विमल। अब आपसे आप सोचेंगे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो विमल में कौन सा समास होगा, तो याद रखिएगा विमल कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। विमल में बहुब्रीहि समास होगा। हट गया है मैल जिस जहाँ से उसे विमल कहते हैं। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास वो समास है जिसमें जो पद अलग अलग विभक्तियों के होते हैं उसमें बहुब्रीहि समास व्यधिकरण बहुब्रीहि होता है। जैसे गदा हस्तम यस्य सः, चक्रपाणी, चक्रम पाणौ यस्य सः। आप जानते हैं चक्रपाण भगवान विष्णु को कहा गया है, और गदा जिसके हाथ में शोभती है वो भीमसेन को कहा गया है। अतुल्य योग बहुब्रीहि समास, जो बहुब्रीहि समास में समान अर्थ वाले सह का समास होता है तब तुल्य योग बहुब्रीहि बनता है। सह का विकल्प से सा हो जाता है, जैसे सार्जुनः, सभार्या, सह कुटुम्बा। द्वंद्व समास, इसी क्रम में चलते हैं द्वंद्व समास की ओर, जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो द्वंद्व समास होता है। जैसे रामा लक्ष्मणौ, शिवा केशवो। इसी प्रकार इसके भी कई भेद हैं, त्रेत्व और द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो आप लोग उदाहरण याद रखिए, गंगा यमुना, गंगा च यमुनश्च, ब्रह्मा विष्णु महेशः च। इसी तरह आप समाहार द्वंद्व देखेंगे, जिस द्वंद्व समास में समाहार का ज्ञान होता है, संपूर्ण समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन का हो, समाहार द्वंद्व कहते हैं। प्राणी के जितने अंग हैं, हमारे जितने भी अंग हैं, अगर कहीं पूछ ले कि हस्तपादम, हस्त पैर में कौन सा समास है, समझ जाइए समाहार द्वंद्व है। भेरी पट्टम, भेरी चपटम च, अहि नकुलम, अहि नकुलम। अहि माने सांप होता है और नकुल माने नेवला होता है, तो अहिश्च नकुलश्च। सेना के अंग, रथाश्वम, स्वाभाविक विरोध का उदाहरण मूस्कार मार्जम,
अप्राणिवाचक अहोरात्र अहश्च रात्र गोधूम चणकम गोधूमश्च चणकच्च। एक शेषे द्वंद्व, जब द्वंद्व समास में समान रूप से आने वाले शब्दों में से एक शब्द शेष रह जाता है और संपूर्ण पद अपनी विभक्ति के द्वारा अपनों को बतलाता है तब एक शेष द्वंद्व कहलाता है। जैसे रामः रामश्च रामश्च। हंसौ, हंसौ में आप ये समझ जाइए कि हंसी च हंसः मतलब हंस और हंसी दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे युवानो युवती और युवा दोनों जुड़ा है। ब्रह्मणो ब्रह्मणी और ब्रह्मणश्च दोनों जुड़ा है। शूद्रों में शूद्रा और शूद्रश्च। अजौ में अजह चा अजश्च चा। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताते चल रहा हूँ जो कि निश्चित तौर पर आपको आने वाले समस्त शिक्षक भर्ती हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग इस नोट्स को गहराई से देखिएगा। इसमें मैं आपको सरसरी नज़र से सिर्फ बताता चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस नोट्स को कई बार देखिएगा। बहुत मेहनत से मैं इस नोट्स को लिखा हूँ और ऐसे ही आपको लिखित नोट में उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। मैं आपको बता दूं कि समास के संबंध में कुछ मुख्य जानने योग्य बातें हैं, उनको भी जान लीजिए। यदि किसी पद में से एक से अधिक समास होता है तो संपूर्ण पद समास का नाम अंत में होने वाले समास के अनुसार हो जाता है। मान लीजिए कोई समास लाइन दे दी गई, उसमें कई समास होते हैं, कर्मधारय भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है, द्विगु भी हो, लेकिन जो लास्ट लाइन में लिखा होगा अंतिम अक्षर से ही सुशोभित होगा उसी समास के द्वारा वो समास कहलाता है। जैसे मूर्खः पंडित संवादः, इसका विग्रह अगर करेंगे तो मूर्खश्च पंडितश्च इति मूर्ख पंडितौ, अब मूर्ख पंडितो संवाद इति मूर्ख पंडितः संवादः। उपयुक्त उदाहरण में पहले मूर्ख पंडितों में क्या है देख रहे हैं ना, मूर्खा च पंडितौ मतलब द्वंद्व समास है, बाद में तत्पुरुष समास है, किंतु उक्त नियम के अनुसार संपूर्ण पद में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो अंत में समास होगा वही उस समास का निर्धारण करेगा, वही उस समास का कहलाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो साफ ना दिखे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इस नोट्स के एक एक पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा। ये संस्कृत के अति महत्वपूर्ण टॉपिक समास का एक निचोड़ वीडियो था। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।